हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्विज़र में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 28 जुलाई से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार की गोवर्धन योजना से बुंदेलखंड के कितने जिलों में बायोगैस प्लांट की स्थापना की जाएगी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 4 जिलों में। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2021 में उत्तर प्रदेश सरकार के MSME विभाग ने निम्नलिखित में से किसके साथ ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर क्लाउड के लाइसेंस प्रदान करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, सैपियो एनालिटिक्स। अगला क्वेश्चन है, और दोस्तों उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 6 मंथ की जो PDF हमने तैयार की है उस PDF को आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और इस PDF की जो फीस रखी गई है वो 21 रुपये इसकी फ़ीस रखी गई है। और दोस्तों PDF डाउनलोड करने में अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उस साइट पर ईमेल और WhatsApp नंबर दिया गया है जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ज़मीन की रजिस्ट्री के साथ यूपी में ज़मीन की सबसे बड़ी रजिस्ट्री का रिकॉर्ड बना। इसमें कितने रुपए स्टाम्प शुल्क दिया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 96 करोड़। अगला क्वेश्चन है, विश्व कैडेट चैंपियनशिप में 73 किलो भार वर्ग में निम्न में से किस भारतीय महिला पहलवान ने स्वर्ण पदक जीत लिया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, प्रिया मलिक। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में आपदा प्रबंधन विषय को अनिवार्य विषय बनाने की घोषणा की है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, ओडिशा। अगला क्वेश्चन है, कारगिल विजय दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 26 जुलाई को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नदी को जानो ऐप किसने लॉन्च किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, धर्मेंद्र प्रधान ने। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में मची राजनीतिक उथल पुथल के बीच BS येदियुरप्पा ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में सोहरा वन रोपण परियोजना शुरू की। यह परियोजना असम राइफल्स और किस राज्य की संयुक्त पहल है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, मेघालय। अब दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी स्मार्ट सिटीज अवार्ड 2020 में उत्तर प्रदेश को कौन सा स्थान मिला? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, पहला स्थान। उत्तर प्रदेश सरकार को स्मार्ट सिटीज अवार्ड 2020 में पहला स्थान मिला है। केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने हाल ही में इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्टेक्स्ट 2020 के परिणाम घोषित किए हैं। इन पुरस्कारों की घोषणा 3 परिवर्तनकारी शहरी मिशनों, अब ये 3 मिशन कौन कौन से हैं? तो स्मार्ट सिटीज मिशन, अमृत मिशन और प्रधानमंत्री आवास योजना कौन सी? तो शहरी की 6ठी वर्षगांठ जो 25 जून 2021 को थी उसके उपलक्ष्य में की गई है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में पूरे देश में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। किसानों के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी DBT से सब्सिडी पहुंचाने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि अभी हाल ही में इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्टेक्स्ट 2020 के जो परिणाम है वो घोषित किए गए हैं, जिसमें स्मार्ट सिटीज अवार्ड 2020 में पहला स्थान किस राज्य को मिला है? तो उसमें उत्तर प्रदेश को पहला स्थान मिला है। अब यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है कि स्मार्ट सिटीज अवार्ड की जो रैंकिंग है वो कौन सा मंत्रालय जारी करता है? तो केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय जो है ये रैंकिंग जारी करता है और अवार्ड भी प्रदान करता है। और स्मार्ट सिटीज अवार्ड रैंकिंग में अगर देखा जाए कि दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य रहा है तो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है ये दूसरे स्थान पर रहा है, सेकंड नंबर पर मध्य प्रदेश। और अगर तीसरे स्थान पर देखा जाए
तो तमिलनाडु तीसरे स्थान पर रहा है। तमिलनाडु तीसरे स्थान पर इसमें रहा है। और पहले पर कौन है? तो उत्तर प्रदेश इसमें पहले स्थान पर है। और इसके साथ ही आपको ये पॉइंट भी अच्छे से ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में पूरे देश में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और इसके साथ ही डीबीटी से सब्सिडी पहुंचाने वाला उत्तर प्रदेश जो है ये देश का पहला राज्य बन गया है। अगला क्वेश्चन है, लखनऊ से पूर्वांचल को जोड़ने के लिए बनाए गए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शुभारंभ कब होगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 15 अगस्त को। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बहुप्रतीक्षित महत्वाकांक्षी योजना लखनऊ से पूर्वांचल को जोड़ने के लिए बनाए गए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शुभारंभ 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के दिन होगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है? तो ध्यान रखना है 340.824 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इस परियोजना का शिलान्यास कब किया गया था? तो 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजमगढ़ से इस परियोजना का शिलान्यास किया था। एक्सप्रेसवे प्रदेश की राजधानी को पूर्वांचल के प्रमुख निर्यात हब जैसे गाजीपुर, आजमगढ़, अमेठी और सुल्तानपुर को जोड़ेगा। सुल्तानपुर में एक्सप्रेसवे पर एक हवाई पट्टी भी विकसित की जा रही है। इसका इस्तेमाल भारतीय वायुसेना करेगी। अब यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है कि ये जो एक्सप्रेसवे है इस पर सुल्तानपुर में एक हवाई पट्टी भी विकसित की जा रही है जिसका इस्तेमाल भारतीय वायुसेना करेगी। और दोस्तों ये जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है इससे कौन कौन से जिले लाभान्वित होंगे? तो ये भी ध्यान रखना है, लखनऊ है, बाराबंकी, अमेठी, अयोध्या, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ तथा गाजीपुर जो जिले हैं वो लाभान्वित होंगे। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता से संवाद के लिए निम्न में से किस पोर्टल को लॉन्च किया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, up.mygov.in। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में up.mygov.in पोर्टल लॉन्च किया है। यूपी सरकार ने यह घोषणा कारगिल विजय दिवस यानी 26 जुलाई के दिन की। केंद्र सरकार के माईजीओवी पोर्टल को 7 वर्ष पूरे होने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पोर्टल का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि केंद्र सरकार की पोर्टल को 7 वर्ष पूरा होने पर भारत सरकार के सहयोग से प्रदेश के नए पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। इससे प्रदेश भी केंद्र सरकार की पोर्टल से जुड़ गया है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभी हाल ही में कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो up.mygov.in पोर्टल लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हिंसा प्रभावित महिलाओं के लिए 24/7 हेल्पलाइन नंबर किसने शुरू किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, स्मृति जुबिन ईरानी। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी ने 27 जुलाई 2021 को हिंसा प्रभावित महिलाओं के लिए 24/7 हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है। हेल्पलाइन का उद्देश्य महिलाओं को उपयुक्त अधिकारियों से जोड़कर 24 घंटे आपातकालीन और गैर आपातकालीन शिकायतों और परामर्श सेवाएं प्रदान करना है। 18 वर्ष और उससे अधिक उम्र की कोई भी लड़की या महिला इससे मदद ले सकती है। राष्ट्रीय महिला आयोग हेल्पलाइन नंबर कौन सा जारी किया गया है? तो 7827170170 ये हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि ये जो हेल्पलाइन नंबर है ये किसने जारी किया है? तो केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी ने इसे शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल के 25 वर्षों में विश्व कृषि व्यापार के रुझानों पर विश्व व्यापार संगठन WTO की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का रैंक क्या है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 9वीं रैंक। चावल, सोयाबीन, कपास और मांस के निर्यातक में महत्वपूर्ण हिस्सेदारी के साथ भारत 2019 में कृषि उत्पाद निर्यातकों की शीर्ष 10 की सूची में है। विश्व व्यापार संगठन द्वारा हाल की 25 वर्षों में विश्व कृषि व्यापार के रुझानों पर एक रिपोर्ट में बताया गया था। 2019 में भारत वैश्विक कृषि निर्यात में 3.1% की हिस्सेदारी के साथ 9वें स्थान पर रहा है। तो दोस्तों अभी हाल ही में विश्व व्यापार संगठन जिसे WTO भी कहते हैं उसने एक रिपोर्ट जारी की है और उसमें बताया गया है कि 2019 में भारत वैश्विक कृषि निर्यात में
कौन से स्थान पर रहा, तो ये 9वें स्थान पर रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर जो विश्व व्यापार संगठन है यानी WTO, इसका फुल फॉर्म क्या है, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। अब दोस्तों ये जो WTO है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ध्यान रखना है कि इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। कब हुई थी, 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में। कहाँ पर है, तो इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। अब दोस्तों इसके साथ ही और भी जितने संगठन होते हैं उनके मुख्यालय आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं, यानी हेडक्वार्टर से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। अब इसके अलावा आपको WHO का, विश्व स्वास्थ्य संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो जिनेवा में उसका हेडक्वार्टर है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो पेरिस में उसका हेडक्वार्टर है। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो न्यूयॉर्क में यूनिसेफ का हेडक्वार्टर है। और विश्व बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो वॉशिंगटन DC में विश्व बैंक का हेडक्वार्टर है। तो दोस्तों ये जो जितने भी संगठन होते हैं इसके मुख्यालय आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में कितने नए खेलों को शामिल किया गया है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 4 खेलों को। टोक्यो ओलंपिक में 4 नए खेलों को शामिल किया गया। वे खेल कौन कौन से हैं, तो कराटे है, स्केटबोर्डिंग है, सर्फिंग है और सपोर्ट क्लाइंबिंग, ये 4 खेलों को शामिल किया गया है। इसके अलावा 13 साल बाद बेसबॉल की वापसी हुई है। मार्शल आर्ट 1970 के दशक से ओलंपिक समावेश के लिए एक उम्मीदवार रहा, लेकिन आयोजक इस खेल को स्वीकार करने के लिए कभी सहमत नहीं हुए। स्केटबोर्ड की शुरुआत आयोजकों द्वारा युवा दर्शकों को आकर्षित करने के लिए की गई थी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि टोक्यो ओलंपिक में 4 नए खेलों को शामिल किया गया है। वो खेल कौन कौन से हैं, तो वो भी आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। कराटे है, स्केटबोर्डिंग है, सर्फिंग और सपोर्ट क्लाइंबिंग। अगला क्वेश्चन है, इंडोनेशिया के निम्न में से किस द्वीप में दुनिया का सबसे बड़ा सोलर फ्लोटिंग फार्म यानी पानी में तैरता हुआ बनाने का काम सिंगापुर की सनसीप ग्रुप कंपनी को दिया गया है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, बॉटम द्वीप। इंडोनेशिया के बॉटम द्वीप में दुनिया का सबसे बड़ा सोलर फ्लोटिंग फार्म यानी पानी में तैरता हुआ बनाने का काम सिंगापुर की सनसीप ग्रुप कंपनी को दिया गया है। सनसीप ग्रुप का यह फ्लोटिंग सोलर फार्म इंडोनेशिया के बॉटम द्वीप में दुरियांग कांग जलाशय पर लगभग 1600 हेक्टेयर में फैला होगा। यह दुनिया का सबसे बड़ा सोलर फ्लोटिंग फार्म होगा। एक जलाशय पर इस सोलर फार्म को स्थापित करने से वाष्पीकरण को कम करने का एक अतिरिक्त लाभ भी मिलेगा। इसके साथ ही पानी की निकटता भी इस सोलर फार्म को कम तापमान पर संचालित करने में मदद करेगी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि इंडोनेशिया के किस द्वीप पर दुनिया का सबसे बड़ा सोलर फ्लोटिंग फार्म बनाने का काम जो है वो किया जा रहा है, तो बॉटम द्वीप पर। कौन सा है, इंडोनेशिया का है ये बॉटम द्वीप। और ये जो सोलर फ्लोटिंग फार्म है इसे बनाने का काम जो है वो कौन सी कंपनी कर रही है, तो सिंगापुर की सनसीप ग्रुप कंपनी जो है इसे बना रही है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की एक अदालत ने भारतीय भगोड़े व्यवसायी विजय माल्या को दिवालिया घोषित कर दिया है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम की एक अदालत ने 26 जुलाई 2021 को भारतीय भगोड़े व्यवसायी विजय माल्या को दिवालिया घोषित कर दिया है। ब्रिटेन की अदालत द्वारा दिवालिया घोषित करने के बाद अब भारतीय स्टेट बैंक के कंसोर्टियम को विजय माल्या को दिए गए कर्ज की वसूली करने में मदद मिलेगी। दुनिया भर में माल्या की संपत्ति को जब्त किया जा सकेगा। अब दोस्तों ये जो विजय माल्या है ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहता है। क्यों रहता है, क्योंकि इसने भारतीय बैंकों से 9,000 करोड़ से अधिक, कितना 9,000 करोड़ रुपए से अधिक का बैंक लोन लिया और इसने उस लोन को नहीं चुकाया और देश छोड़कर ये कहाँ पर चला गया, यूनाइटेड किंगडम में ये रहने लगा। तो इसी को लेकर के भारतीय स्टेट बैंक के नेतृत्व में जो 13 भारतीय बैंकों के एक संघ ने ब्रिटिश कोर्ट में याचिका दाखिल करके इसके दिवालिया घोषित करने की मांग की थी और अभी हाल ही में ब्रिटेन की अदालत द्वारा इसे दिवालिया घोषित जो है कर दिया गया है। और अब इससे क्या होगा, तो भारतीय स्टेट बैंक के कंसोर्टियम को विजय माल्या को दिए गए कर्ज की वसूली करने में मदद मिलेगी। अगला क्वेश्चन है,
ओलंपिक में पहली बार शामिल हुई स्केटबोर्ड स्पर्धा में निम्न में से किस 13 साल की जापानी छात्रा ने गोल्ड मेडल जीत लिया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, निशिया मोमोजी। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये हैं 13 साल की जापानी छात्रा निशिया मोमोजी, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया है। जापान की 13 साल की निशिया मोमोजी ओलंपिक के इतिहास में गोल्ड मेडल जीतने वाली सबसे कम उम्र की एथलीटों में से एक बन गई हैं। निशिया ने स्ट्रीट स्केटबोर्डिंग कंपटीशन में ये कारनामा किया है। ओलंपिक के इतिहास में सबसे कम उम्र में गोल्ड मेडल जीतने का रिकॉर्ड जो है अब तक किसके नाम था? तो अमेरिका के गोताखोर मार्जरी गैस्ट्रिंग के नाम ये रिकॉर्ड दर्ज था। उन्होंने 1936 के ओलंपिक खेलों में 13 साल और 268 दिन की उम्र में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया था। निशिया स्केटबोर्डिंग कंपटीशन में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली खिलाड़ी भी बन गई हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि ओलंपिक खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाली सबसे कम उम्र का जो रिकॉर्ड है वो किसने बनाया है? तो जापान की ये 13 साल की हैं निशिया मोमोजी, इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया है। और इन्होंने किस खेल में यानी किस कंपटीशन में गोल्ड मेडल जीता है? तो ध्यान रखना है स्केट बोर्डिंग में। अब दोस्तों यहाँ पर जो स्केट बोर्डिंग ये कंपटीशन है, तो ये किस तरह का खेल होता है? दोस्तों ये होता है स्केट बोर्डिंग कंपटीशन। इस तरह से आपने कहीं ना कहीं देखा होगा कि खिलाड़ी जो है वो इस पर एक पैर रख के रेस लगाते हैं। तो दोस्तों इसी कंपटीशन में, इसी खेल में जो जापान की 13 वर्षीय छात्रा हैं निशिया मोमोजी, उन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया है कि ओलंपिक में सबसे कम उम्र में गोल्ड मेडल जीतने वाली ये बन गई हैं। और इनकी उम्र कितनी है? तो 13 साल इनकी उम्र है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ड्रिंक फ्रॉम टैप परियोजना को लागू करने वाला देश का पहला शहर बन गया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, पुरी। ओडिशा में पुरी ड्रिंक फ्रॉम टैप परियोजना को लागू करने वाला देश का पहला शहर बन गया है। इस परियोजना से पूरे शहर के लगभग 2.5 लाख निवासियों और लगभग 2 करोड़ पर्यटक जो हर साल पवित्र शहर में आते हैं उनको लाभ होगा। यह लोगों को खपत से पहले पानी के भंडारण या पानी को साफ करने की परेशानी से बचाता है। शहर के करीब 400 स्थानों पर पानी के फव्वारे लगाए गए हैं। पुरी में सुजला ड्रिंक फ्रॉम टैप मिशन का शुभारंभ ओडिशा के विकास में एक नया अध्याय है। सुजल पाइप से पानी की योजना से 3 करोड़ प्लास्टिक की बोतलों का इस्तेमाल खत्म हो जाएगा, जिससे पुरी में हर साल 400 मीट्रिक टन प्लास्टिक कचरा बनने से रोका जा सकेगा। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि उड़ीसा का जो पुरी शहर है ये ड्रिंक फ्रॉम टैप परियोजना को लागू करने वाला देश का पहला शहर बन गया है। तो दोस्तों ये थे 28 जुलाई से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल की वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये है कल की वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था, हाल ही में किस शहर में भारत की सबसे बड़ी 3 गीगावाट आवर्स की लिथियम आयन बैटरी फैक्ट्री स्थापित करने की योजना बनाई गई? इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर बी था, ग्रेटर नोएडा। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे हर रोज़ कहता हूं कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग उसका आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन, हाल ही में यूनेस्को ने तेलंगाना के किस मंदिर को विश्व धरोहर में शामिल किया है? तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।